हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन पर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार और उसके चौहद्दी को देखा था, या फिर जो भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे उनके नामों को भी हमने देखा था। और कैसे हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किन किन प्रक्रियाओं से शुरू हुआ। तो चलिए आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं उनकी विशेषताएं, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे कैसे नगर नियोजन के द्वारा अपने इस शहर को बसाए थे, और जो उनकी एक तरह से जल निकासी की प्रणाली थी वो भी देखेंगे। और हड़प्पा का समाज कैसा था, वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, और कैसे वो लोग धार्मिक चीज़ों को मानते थे, उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हेडिंग दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। ये जो हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, इसमें सबसे पहले नाम आता है, पहला नाम इसमें आता है हड़प्पा का ही। ठीक है, देखिए हमने जैसे पढ़ा था कि ये जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई इसी स्थल की हुई थी। तो कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और इससे पहले हम ये लिख लेंगे कि ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे था ये? रावी नदी के किनारे, पंजाब वाले पाकिस्तान में था। और इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जो कि जॉन मार्शल के निर्देशन में ये खुदाई करवाए थे। तो हड़प्पा ये क्या था? हड़प्पा बहुत बड़ा एक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से हमें कुछ चीजें मिली हैं जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हड़प्पा से हमें क्या क्या मिलती है। जैसे एक यहाँ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य हमें इस स्थल से मिलता है। ये बात हमें जरूर याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये हड़प्पा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। और सबसे पहले इसी स्थल की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। उसके बाद हड़प्पा से हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ से मिलता है RH37 कब्रिस्तान। RH37 कब्रिस्तान करने का मतलब कि एक साथ इतने कब्र कहाँ मिले हैं? हड़प्पा से ही हमें मिले हैं। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ से हमें मिलता है लकड़ी का हल। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? लकड़ी का हल। हालांकि हल का साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो स्त्रियों की मृण मूर्तियां है, स्त्रियों की मृण मूर्तियां, ये भी हमें यहाँ से मिलती है। मृण मूर्तियां, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मिलता है गेहूं, जौ, और गेहूं की क्या मिलती है? भूसी भी यहाँ से मिलती है। और हमें यहाँ से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलती है, जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ इक्का गाड़ी मिलता है। क्या मिलता है? इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी कहने का मतलब कि जो कि एक जानवर द्वारा खींचा जाए। उसके बाद यहाँ हमें मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है अन्नागार, जो कि 6 के कतार में 2 ये अन्नागार हमें मिलते हैं। तो अन्नागार भी हमें यहाँ से मिलता है। तो ऐसे करके हमें हर एक स्थल की थोड़ी बहुत विशेषता पता होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरा स्थल देखें तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, देखिए ये दोनों स्थल इतना महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों स्थल हालांकि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। तो इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे 1921 में इस हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो 1922 में
इस मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है, जो कि किस नदी के किनारे है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खुदाई करवाया था राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी, इन्होंने इसकी खुदाई करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। पहले ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी इसका ये जो मृतकों का टीला है ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। और ये मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब हम देखते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो में यहाँ से कांस्य की नर्तकी मिली है। कांस्य की क्या मिली है? नर्तकी मिली है। अब देखिए, जो हम लोग बार बार बचपन में एक फोटो देखते थे, जब भी ये सिंधु घाटी वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो उसमें एक दाढ़ी वाला पुरुष भी दिखाया जाता था। वो भी कहाँ से मिला है? इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हम यहाँ लिख लेंगे दाढ़ी वाला पुरुष की प्रतिमा यहीं से मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी का सिर मिलता है। इस मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है? पुजारी का सिर मिलता है। यहाँ से हमें बहुत महत्वपूर्ण एक चीज मिलती है, विशाल स्नानागार। क्या मिलता है? विशाल स्नानागार। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और हम देखते हैं कि यहाँ से हमें मिलता है हाथी का कपाल। क्या मिलता है? हाथी का कपाल। ठीक है, तो हालांकि यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन ये याद रखना हमें बहुत जरूरी है। यहाँ से हमें सूती के कपड़े भी मिले हैं, सूती के वस्त्र। ठीक है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो मूंग के सांचे हैं वो भी यहीं से मिले हैं। और जो पानी का जहाज है वो भी यहीं से मिला है। यानी बहुत सारी चीजें हमें मोहनजोदड़ो से भी मिली है। जो पानी वाला जहाज होता है ये भी हमें कहाँ से मिला है? यहीं से मिला है। हाथी दांत का एक तराजू है वो भी यहीं से मिला है। यानी हाथी का कपाल और हाथी दांत की तराजू यहीं से हमें मिली है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि मोहनजोदड़ो से लगभग इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहरें मिली है। यहाँ से हमें क्या मिली है? मेसोपोटामिया की मुहरें। अच्छा, ये मेसोपोटामिया की मुहरें कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं इस सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता होगा? ये मतलब मेसोपोटामिया से होता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। इसलिए हमें मेसोपोटामिया की जो मुहरें होती है वो कहाँ मिली हैं? इस सभ्यता में मिली हुई हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है चनहुदड़ो। इसका नाम क्या है? चनहुदड़ो। यहाँ पे हम लिख लेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। अब देखिए, चनहुदड़ो है इसका, ये है सिंधु नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चनहुदड़ो की हम लोग बात करें तो चनहुदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। और ये है मोंटगोमरी जिला में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो खुदाई किया था एनजी मजूमदार ने। चनहुदड़ो की खुदाई कौन किया था? एनजी मजूमदार ने। अब देखिए हमें चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है। चनहुदड़ो से हम देखते हैं तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं। अब देखिए हमें क्या मिला है यहाँ से जो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें होती हैं, यानी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है? यहीं से मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें होती हैं वो भी यहीं से मिली है। उसके बाद हम देखते हैं कि चनहुदड़ो से हमें मिलता है अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिलेंगी हमें? अलंकृत ईंट का साक्ष्य यहीं से मिलता है। ऊपर से हम देखते हैं कि जो तराजू और बैलगाड़ी है इसका भी साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है। तराजू और बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
यहीं से मिलता है। अच्छा, एक कहा जाता है कि यहाँ जैसे कारखाने की बात आएगी कि फैक्ट्री के बाद, तो हमें याद रखना होगा, चौनहुद्रों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम अगला स्थल यहाँ पर देखेंगे तो वो है लोथल। क्या है यहाँ पर हम लिखते हैं, वो है लोथल। तो लोथल के बारे में भी हम कुछ विशेषता को जान लेते हैं कि हमें लोथल से क्या क्या मिला है। लोथल से देखिए हमें क्या क्या मिला है। लोथल से हम देखते हैं तो पहले देखते हैं कि लोथल है कहाँ। तो लोथल लोथल है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। अब इस लोथल की खुदाई कौन किया था, तो लोथल की खुदाई हम लोग देखते हैं। लोथल की खुदाई 1957 में S.R. राव ने किया था। किसने किया था, S.R. राव। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि लोथल कहाँ है, गुजरात में। और जो ये लोथल स्थल है ये एक बंदरगाह के रूप में था, और यहाँ से बहुत सारे व्यापार होता था, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र था एक तरह से। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अब हम देखेंगे, अच्छा ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। तो हम देखेंगे कि हमें लोथल से क्या क्या मिला है। तो लोथल से कहा जाता है कि यहाँ फारस की मुहरें मिली हैं। फारस यहाँ ईरान को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है, ईरान को। तो यहाँ हमें क्या मिली है, फारस की मुहरें। अब देखिए हमें लोथल से और क्या मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि धान व बाजरे की जो खेती का प्रमाण है वो भी हमें यहाँ से मिला है। धान व बाजरे की खेती के प्रमाण हमें यहीं से मिले हैं। उसके बाद हमें देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिला है। इस लोथल से हमें युगल सावधान, युगल सावधान कहने का मतलब कि 3 युगल सावधान मिले हैं। युगल सावधान कहने का मतलब कि स्त्री और पुरुष को साथ ही दफनाया गया है। तो कितना हमें युगल सावधान मिला है, तो 3 युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी एक साथ 2 शवों को दफनाया गया है। ठीक है, तो पूछेगा कि युगल सावधान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो लोथल से। अच्छा, कहीं ना कहीं इससे हमें लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण रूप से नहीं लेकिन कुछ हद तक क्या मिल रहा है, सती प्रथा के कुछ प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से कुत्ते की मूर्ति भी मिली है। इस लोथल से हमें क्या मिला है, कुत्ते की मूर्ति भी मिली है। और इसी लोथल से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बकरी की हड्डी है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, बकरी की हड्डी भी यहाँ से हमें मिली है। ठीक है, और यहाँ पे हमें अग्निकुंड का साक्ष्य भी मिला है। हालांकि अग्निकुंड हमें कालीबंगा में भी मिलेगा। तो हमें क्या मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य। ऊपर से हम देखते हैं कि यहाँ पर, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, बंदरगाह। मैंने पहले ही बताया कि लोथल मेन रूप से किस लिए प्रचलित है, बंदरगाह। यानी गोदीवाड़ा भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गोदीवाड़ा। ठीक है, तो इसका भी हमें प्रमाण मिला है यहीं से। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इन 4 महत्वपूर्ण स्थलों को देखा है। तो हम यहाँ 1-2 और देख लेते हैं। जैसे उसके बाद हमें याद रखना होगा कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अच्छा, ये कालीबंगा है, ये है सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को हम लोग घग्गर नदी भी कहते हैं। ये जो कालीबंगा है इसकी खोज ब्रिजवासी लाल ने किया था। ब्रजवासी कहीं कहीं देता है, ब्रजवासी लाल ने किया था। कहीं कहीं बी के थापर भी देता है, तो ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ब्रजवासी लाल ने इस कालीबंगा का खोज किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हमें यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में हम देखें तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जैसे लोथल से भी क्या मिला था, हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ से भी देखेंगे कि यहाँ कालीबंगा से भी हमें अग्निकुंड के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए तो यहाँ से जो मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं वो बेलनाकार हैं। किस आकृति में है? बेलनाकार मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? इसी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगले साक्ष्य में हम लोग देखें तो यहाँ से हमें तांबे के बैल की मूर्ति मिली है। तांबे के बैल की मूर्ति। अच्छा, ये जो कालीबंगा है यहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग हुआ है मकानों में, वे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है? कच्ची ईंटों का प्रयोग। हालांकि आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा तो ज्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग और उनका जो मतलब आकृति था वो समान था, लेकिन यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ है ये कच्ची ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो भूकंप के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और लकड़ी की नाली, यहाँ से हमें क्या मिली है? लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इतना कम से कम हमें ध्यान रखना होगा कि हमें, क्योंकि इनसे 3-4 पॉइंट भी अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कौन कहाँ से मिले हैं तो हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक अगला स्थान देख लेते हैं, बनावली। किसको देखेंगे? बनावली। देखिए हमें बनावली से क्या क्या मिला है। अच्छा, ये बनावली कहाँ है? तो ये बनावली है हरियाणा में। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये बनावली है हरियाणा, हरियाणा में। और ये जो बनावली है इसको हम देखते हैं कि ये सरस्वती नदी के किनारे है। ये भी किसके किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और इसका जो खोज किया था उनका नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। इनका नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें बनावली से क्या क्या मिला है। देखिए इसके नाम में ही खाली है बनावली। यहाँ की सड़कें क्या थी? एकदम टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ भी जल निकासी का इतना उत्तम प्रबंध नहीं था। फिर भी देखिए हमें यहाँ से क्या क्या मिले हैं। यहाँ पर हमें मिला है चक्राकार अंगूठिया। यहाँ से हमें क्या मिला है? चक्राकार अंगूठिया। और देखिए हमें यहाँ से क्या मिला है? यहाँ पे हमें मिला है कान व नाक की जो बालियां होती है वो कहाँ से मिला है? कान व नाक की बालियां। ठीक है, ये भी हमें यहीं से मिला है। अगले साक्ष्य में हम देखते हैं तो यहाँ से हमें मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं। यहाँ से बनावली से मिट्टी के बने खिलौने। अच्छा, ये जो हमें कालीबंगा में एक और साक्ष्य मिलता है जूते हुए, यहाँ जो हल मिलता है ना, मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिलता है? इसी कालीबंगा से मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का हल कहाँ से मिलेगा? तो कालीबंगा से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो मछली पकड़ने वाला कांटा रहता है वो भी हमें यहाँ से मिलता है। तो यहाँ मछली पकड़ने वाला क्या मिलता है? कांटा। तो हम यहाँ कांटा लिख लेंगे। अब देखिए, हालांकि स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ स्थल लिखा है ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि हमें कहाँ से क्या क्या मिला है। जैसे ये भी पूछता है कि पुरोहित आवास वो कहाँ से मिला है। जैसे कांसे की नर्तकी, पुरोहित जब पूछेगा तो वो हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाला पुरुष, यहाँ से बहुत सारा नर कंकाल मिला है। यहाँ से क्या मिला है? बहुत सारा नर कंकाल। ठीक है, और यहाँ से विशाल अन्नागार भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा से भी पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो से भी पाए गए हैं, लोथल से भी पाए गए हैं। तो इनको हमें याद रख। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें धौलावीरा से क्या क्या मिला है। ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस धौलावीरा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जल संचयन की प्रणाली हमें मिलती है। यहाँ से हमें क्या मिलती है? जल संचयन की एक अनोखी प्रणाली है। यानी उस समय के टाइम में इतना महत्वपूर्ण ये स्थल है कि यहाँ लोगों ने जल संचयन सीखा था। जैसे ये जो धौलावीरा है ये दोनों तरफ से नदियां आती थी, एक मनहर दूसरा मनसर। ये दो नदियों के बीच में स्थित था और यहाँ के लोगों को पता था कि कैसे इन दोनों नदियों को जोड़कर हम अपने
जल की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। इसी के जो इसकी जल संचयन जो प्रणाली थी इतनी अद्भुत थी कि धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में। इस यानी यूनेस्को के जो धरोहर सूची होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया है। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? सभी जगह हम देखते हैं कि मकानों के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? पत्थरों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जलाशय, यानी जल को संचयन जहाँ किया गया उसको क्या कहेंगे हम लोग? जलाशय का साक्ष्य इसी धौलावीरा से मिलता है। तो ये भी स्थल हमें याद रखना होगा। यहाँ छोटा छोटा जो स्थल है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है। जैसे एक आता है नाम, जिसका नाम है रंगपुर। ये भी कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर से, जैसे हम लिख लेते हैं गुजरात, रंगपुर से हमें धान की भूसी मिलती है। क्या मिलती है यहाँ से? धान की भूसी का साक्ष्य। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, रंगपुर से धान के साक्ष्य मिल रहा है, इसका मतलब उस समय के लोग चावल का प्रयोग कर रहे हैं। लोथल से हमें डायरेक्ट चावल का साक्ष्य भी मिलता है। और यहीं पे एक और स्थल है जिसका नाम है सुरकोटदा। क्या नाम है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं सुरकोटदा। इस सुरकोटदा से हम मिलता है, ये भी गुजरात में है। सुरकोटदा भी कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से हमें मिलता है घोड़े का साक्ष्य। यहाँ से हमें क्या मिलता है? घोड़े का साक्ष्य। देखिए, जो घोड़े का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े जैसे जानवर को या पशु को क्या कर रहे हैं, वो रख रहे हैं। ये केवल हमें लोथल से एक जगह से मिला है, क्योंकि लोथल क्या था उस समय? व्यापारिक केंद्र था। तो हो सकता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ घोड़ा किसी रीजन से आ गया हो, व्यापार के दृष्टिकोण से। लेकिन हमें और कहीं भी घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है। हमें घोड़ा पूर्ण रूप से कहाँ मिलेगा? जब वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे तब। तो मैंने जहाँ यहाँ पर जितने स्थल लिखे हैं वो क्या है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको जरूर देखने का प्रयास करेंगे, और कहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिला है इसको भी हमने देखा। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, कि हमें कहाँ से क्या क्या मिला है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली थी, यानी सड़कें वहाँ की कैसे होती थी, जल निकासी के लिए जो नालियों का प्रबंध था वो कैसे था, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था, यानी वो समाज में कैसे रहते थे, और उनका आर्थिक जीवन कैसे था, यानी वो कैसे कृषि करते थे, कि पशुपालन करते थे, कि उनका जीवन व्यापार पर निर्भर था। उन सारे चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो जैसे मान लीजिए कि इस सभ्यता को हमें पढ़ना है, तो हमारे पास लिखित साक्ष्य तो थोड़ा बहुत उपलब्ध है, लेकिन उसकी लिपि को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। इसीलिए हमें किस पर निर्भर रहना है? हमें जिस जिस स्थल से जो जो वहाँ की वस्तुएं मिल रही हैं उस पर, उसी के हिसाब से हम इस सभ्यता का अनुमान लगाते हैं। जैसे मैंने क्यों स्थल के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया, क्योंकि यही जो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसी के हिसाब से हम इस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हमें स्थल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका धार्मिक जीवन कैसा है, सांस्कृतिक जीवन कैसा है, और उनकी आर्थिक राजनीतिक जीवन कैसा है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए, अगर एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको एक बार दो बार देखने का प्रयास कीजिएगा। और हो सकता है कि इन स्थलों में मुझसे कोई एक दो साक्ष्य छूट भी जाए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी है मैंने इसमें लिखने का प्रयास और बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।